welcome to my channel Zombophilic Shreyanshi. So this video is part 2 of bacteriophages. In previous video we have discussed about the general morphology and structure of bacteriophages, right? उसके कुछ general characters पढ़े and उसका morphology देखी हमने. In this video we are going to discuss about different types of phages. मीन्स ये जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. देखो अलग अलग टाइप के फेजेस होते हैं. कौन कौन से हैं वो अलग अलग टाइप्स? टी फेजेस वेयर टी स्टैंड्स फॉर टाइप्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेजेस. ठीक है, अब ये जितने टी फेजेस होते हैं इनके पास एक हेड होता है और एक टेल होती है, जो कि ऑलमोस्ट हर एक वायरस में होती है. ठीक है, सो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ टेल. इनके पास टेल प्रेजेंट होती है एंड इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. मैंने बताया था शायद लास्ट वीडियो में भी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज मोस्टली फाउंड इन ऑल द बैक्टीरियोफेजेस. पाने को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी पाया जाता है, लेकिन वो कुछ रेयर केसेस में पाया जाता है. बट मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, राइट. अब ये जो टी फेजेस हैं इनको भी अलग अलग 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. पहले हैं टी इवन फेजेस. अच्छा, ये आते कहाँ से कहाँ तक हैं? T1 से T7 तक के फेजेस को हम कहते हैं टी फेजेस. ठीक है, मतलब अलग अलग बैक्टीरिया का नाम है, बस सिंपल, और ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें कि T1, T2, T3 क्या है. ये अलग अलग बैक्टीरियोफेजेस के टाइप्स हैं. सिंपल, अलग अलग बैक्टीरिया है, मतलब सॉरी अलग अलग वायरसेस हैं और उन्हीं के ये टाइप्स हैं. दैट्स इट. ठीक है, अब ये जो आपके टी फेजेस हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है. कौन कौन सी हैं 3 कैटेगरीज? टी इवन फेजेस, टी ऑड फेजेस एंड टी 5 फेजेस. अब देखो टी ऑड फेजेस में ही हमने एक T5 फेज की अलग कैटेगरी बना दी है. क्यों? अभी देखते हैं. सो टी इवन फेजेस मतलब T2, T4 एंड T6. T1 से T7 है तो जितने इवन नंबर्स हैं वो आपके टी इवन फेजेस में आ जाएंगे. दे आर जेनेटिकली क्लोजली रिलेटेड, मतलब इनका जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो सारा मैच करता है टी इवन फेजेस में. T2, T4, T6 इनका जो जेनेटिक मटेरियल है या कुछ भी ऐसा जेनेटिक रिलेशन है वो सेम है या फिर क्लोजली रिलेटेड है. नॉट एग्जैक्टली सेम, तो क्लोजली रिलेटेड है, आपस में मिलते जुलते हैं. यहाँ पर प्रेजेंट है हेड एंड टेल. ये इनका प्रेजेंट होता है. टेल के आगे एक स्पेसिफिक वर्ड है दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल टेल. मैंने जब स्ट्रक्चर बताया था तो मैंने बताया था कि टेल कैन कॉन्ट्रैक्ट, है ना. तो यहाँ पर जितने टी इवन फेजेस होते हैं इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल टेल प्रेजेंट होती है, मतलब उनकी जो टेल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, वो दब सकती है. डन. फिर यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन होता है, भाई ये इनको इन्फेक्ट किसको करना है? बैक्टीरियोफेज के तो टाइप पर पढ़ रहे हैं ना हम. तो ये बैक्टीरियल सेल है अगर, तो बैक्टीरियोफेज को अगर ये मतलब बैक्टीरिया को ये अगर इन्फेक्ट करेंगे तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो बैक्टीरियल जीनोम से इनका कोई लेना देना नहीं है. भाई बैक्टीरियल जीनोम इज प्लाज्मिड इज मतलब उसका खुद का एक जीनोम होता है. ठीक है, बैक्टीरिया का खुद का जीनोम है. ठीक, इसके पास इसका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है और साइड में प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है. तो कुछ वायरसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस प्लाज्मिड के हेल्प से अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं. एंड सम वायरसेस आर दोज कि उनको इस प्लाज्मिड से कोई लेना देना नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली अपना रेप्लिकेट कर लेते हैं. तो कौन से फेजेस ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं? वो टी इवन फेजेस होते हैं. ठीक है,
टी इवन फेजेस जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो ये अपने आप को इंडिपेंडेंटली ऑफ बैक्टीरियल जीनोम रेप्लिकेट कर लेते हैं। मतलब इनको कोई मतलब नहीं है कि बैक्टीरिया का प्लाज्मिड कहाँ है, उसको हम काटेंगे, उससे जाके जुड़ेंगे, फिर अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे, ऐसा काम नहीं करते हैं। जाएंगे, बैक्टीरिया की सेल को इन्फेक्ट करेंगे, फिर अपने आप रेप्लिकेट होके सेल वॉल ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। कौन? टी इवन फेजेस। टी ऑड फेजेस में नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टेल प्रेजेंट है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना। अच्छा हाँ, टी इवन फेजेस में एक और चीज़ प्रेजेंट है, इसको तो अच्छे से मार्क करो। क्या है? दैट 5 हाइड्रोक्सिल साइटोसिन इज प्रेजेंट। जो डीएनए होता है, या मैंने आपको शायद बताया था कि न्यूक्लिक एसिड 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस। तो जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। नाइट्रोजनस बेसेस आर ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन से? मतलब मेनली 2 टाइप है, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन्स, बट उनमें हम अगर देखें तो प्यूरीन एंड पिरिमिडीन्स को हम 2 अलग अलग प्यूरीन्स होते हैं एंड 2 अलग अलग पिरिमिडीन्स होते हैं, ATGC। साइटोसिन की जगह इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? 5 हाइड्रोक्सिल साइटोसिन प्रेजेंट होता है। किसके पास? टी इवन फेजेस के पास। ATGC ये क्या है? ये नाइट्रोजनस बेसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें टी इवन फेजेस की, तो उनके पास साइटोसिन ना प्रेजेंट होकर के 5 हाइड्रोक्सिल साइटोसिन प्रेजेंट होता है। टी ऑड फेजेस में क्या है? नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टेल है और इनके पास साइटोसिन ही प्रेजेंट है, मतलब 5 हाइड्रोक्सिल साइटोसिन से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब टी ऑड फेजेस की ही एक कैटेगरी हमने निकाल ली, क्या है वो? T5 फेजेस। ऑड फेजेस की शॉर्ट एंड कॉन्ट्रेक्टाइल टेल होती है ना। T5 फेजेस जो हैं उनकी लॉन्ग एंड नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टेल प्रेजेंट है। बस इतना सा डिफरेंस है। तो मेनली जो टी फेजेस हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करे गए। कौन कौन से? टी इवन फेजेस, टी ऑड फेजेस एंड T5 फेजेस, ठीक है। तो टी इवन फेजेस में T2, T4, T6, टी ऑड फेजेस में T1, T3, T5, T7। तो T5 की एक अलग कैटेगरी हो गई, तो मेनली 3 हो गए, T1, T3, T7। एंड जो T5 है ये अलग आपका एक अलग कैटेगरी बना दी गई। अब जो टी इवन फेजेस होते हैं उनके पास हेड एंड टेल प्रेजेंट है और इनकी जो टेल है वो कॉन्ट्रेक्टाइल टेल प्रेजेंट है। टी इवन फेजेस की कॉन्ट्रेक्टाइल टेल होती है, बट टी ऑड की नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टेल प्रेजेंट होती है और वो शॉर्ट होती है। एंड टी ऑड में से ही एक निकला T5, तो उसकी लॉन्ग एंड नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टेल प्रेजेंट होती है। ये डिफरेंस क्लियर है? फेजेस जो हैं उसमें 5 हाइड्रोक्सिल साइटोसिन प्रेजेंट होता है एट द प्लेस ऑफ साइटोसिन। ऑड एंड T5 में आपका साइटोसिन ही सिंपल प्रेजेंट होता है। ओके, ये तो हो गए टी फेजेस T1 से T7 तक। अब हम आ जाते हैं वायरुलेंट एंड नॉन वायरुलेंट फेजेस पर। फेजेस का मतलब और कुछ नहीं है, सिर्फ फेजेस को हम यहाँ पर बैक्टीरियोफेजेस को ही हम फेजेस के नाम से जान रहे हैं, और कोई लेना देना नहीं है कि ये फेजेस नया टर्म कहाँ से आ गया, ठीक है। अब वायरुलेंट एंड नॉन वायरुलेंट फेजेस क्या होते हैं? देखो, एक साइंटिस्ट थे लॉफ, मैंने शायद अगर आपको वो बताया था, क्या बताया था मैंने, वायरसेस की डेफिनेशन, तो वहाँ पर एक साइंटिस्ट ये जो लॉफ थे इन्होंने एकदम सिंपल सी डेफिनेशन दी। इन्होंने कहा दैट वायरसेस आर वायरसेस, ठीक। इन्होंने कहा वायरस वायरस होते हैं, इन्होंने वायरस की ये डेफिनेशन दी थी। तो इनके अकॉर्डिंग जो वायरसेस होते हैं या जो फेजेस होते हैं वो 3 डिफरेंट स्टेजेस में पाए जाते हैं। पहला एक्स्ट्रा सेल्यूलर विरियन, दूसरा वेजिटेटिव फेज एंड तीसरा प्रोफेज। इट्स प्रोफेज नॉट प्रोफेज।
प्रोफेज डिफरेंट होता है जो कि सेल डिवीज़न का एक स्टेप होता है, एंड ये क्या है, प्रोफेज है, ठीक है, प्रोफेज है। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर विरियन मतलब एक कंप्लीट बैक्टीरिया, एक कंप्लीट वायरस, मतलब उसके पास न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट है एंड प्रोटीन भी प्रेजेंट है। वेजिटेटिव फेज जो होते हैं उनके पास सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने आपको टीएमवी बताया था, टीएमवी में क्या होता है, वो जैसे ही सेल के अंदर एंटर करता है वैसे वो अपनी प्रोटीन कवरिंग खो देता है ना। तो ये वेजिटेटिव फेज जो होते हैं इनके पास ओनली न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट। अब प्रोफेज के पास भी सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही प्रेजेंट है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ वेजिटेटिव और प्रोफेज में, देखो अभी इसी लेक्चर में आगे हम दो तरह की साइकिल्स पढ़ेंगे। वन इज लाइटिक साइकिल एंड अदर वन इज लाइसोजेनिक साइकिल। तो जब बैक्टीरियल सेल में आपका ये वायरस गया, ठीक है, ये वायरस आपका बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कर गया। जैसे ही एंटर करा, अगर ये बैक्टीरियल जीनोम को यूज करके अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है, तब वो आपका प्रोफेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोफेज। वो बैक्टीरियल जीनोम दैट इज प्लाज्मिड को यूज करके अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है। न्यूक्लिक एसिड अटैचेस विद बैक्टीरियल डीएनए एंड देन रेप्लिकेट्स। बट अगर ये एंटर करा और इट डिवाइड्स, इट रेप्लिकेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ बैक्टीरियल जीनोम, मतलब कोई मतलब नहीं है कि बैक्टीरिया का प्लाज्मिड कहाँ है, कैसे है, इसको कोई मतलब नहीं है, ये उससे आके अटैच नहीं होगा, है ना। ये अपना इंडिपेंडेंटली अपने आप को क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है। फिर जब इसकी मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी, ये क्या करेगा, सेल वॉल ब्रेक करेगा बैक्टीरिया की, और उससे सारे वायरस बाहर, नए जितने वायरस बने वो सारे वायरस बाहर, ठीक है। ये क्या ही बना रही हूँ मैं, छोड़ो, समझ गए ना। तो जब वो बैक्टीरियल जीनोम से आकर के अटैच हो रहा है, उसके साथ रेप्लिकेट कर रहा है, देन वो क्या है, प्रोफेज है। बट इफ इट इज रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, देन वो वेजिटेटिव फेज है। ये समझ आया। अब जो फेजेस वेजिटेटिव होते हैं, हम उन्हीं को लिटिक फेजेस कह दे रहे हैं। क्यों भाई, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंटली पहले रेप्लिकेट करा और फिर ये ब्रेक करे सेल वॉल को, बैक्टीरियल सेल वॉल को इन्होंने ब्रेक कर दिया, उसका लिसिस कर दिया, फिर वो बाहर निकल रहे हैं। इसका मतलब ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे, लिटिक फेजेस में, जो इंडिपेंडेंटली पहले कहते हैं बैक्टीरिया से मैं तुम्हें पहले कष्ट नहीं दूंगा, मैं तो तुम्हारा एक बार में काम तमाम कर दूंगा। समझ गए, वो पहले अपने आप को अपने इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर रहे हैं और फिर जाकर के बाहर उसकी बैक्टीरियल सेल वॉल को ही डैमेज करके बाहर निकल रहे हैं। ये कहते हैं मैं तुम्हारे डीएनए को ही यूज़ करके अपने आप को रेप्लिकेट करूंगा, ठीक। तो ये जो हो गए, ये लाइसोजेनिक फेजेस हो गए। आई होप सो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। So that was all about the different types of phages. Now we'll move towards the replication of phages. दो तरह की साइकिल्स होंगी, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल्स। Okay, so now starting with the replication of phages. मीन्स ये जो बैक्टीरियोफेजेस हैं, जब ये होस्ट सेल में गए, दैट इज बैक्टीरिया में जब ये गए, तो ये किस तरह से अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। तो ये दो साइकिल्स को फॉलो कर सकते हैं। वन इज लाइटिक साइकिल, सेकेंड इज लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो देखेंगे वो है लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में क्या होता है, जितने भी टी इवन फेजेस होते हैं, T2, T4, T6, अभी मैंने बताया है, जितने भी टी इवन फेजेस होते हैं दे डू नॉट रिक्वायर द जीनोम ऑफ बैक्टीरियल सेल, they replicate independently of the genome of bacterial cell. तो यहाँ पर जो लाइटिक साइकिल फॉलो करते हैं वो कौन करते हैं, टी इवन फेजेस। अब ये 4 स्टेप्स में होती है लाइटिक साइकिल। फर्स्ट इज इन्फेक्शन,
सेकेंड इज सिंथेसिस ऑफ फेज इन होस्ट सेल, जब वो होस्ट सेल के अंदर गया तो वो अपने आप को किस तरीके से सिंथेसाइज कर रहा है वो। थर्ड इज असेंबली एंड मैच्योरेशन, अब बन गया एक बार, अब थोड़ा मैच्योर होगा तब वो रिलीज होगा, तुरंत बन के तुरंत रिलीज नहीं हो जाता है, पहले वो अपने आप को असेंबल करते हैं, देन वो मैच्योर हो करके एंड फाइनल स्टेप में वो रिलीज हो जाते हैं। रिलीज जब होते हैं तो ये बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक डाउन करते हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल का लिसिस करते हैं, इसीलिए जो साइकिल का नाम है वो पड़ा है लाइटिक साइकिल, दैट इज दे ब्रेक डाउन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, उसका लिसिस करेंगे, उस सेल वॉल को तोड़ेंगे और फिर निकलेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज इन्फेक्शन, ये हम देख लेते हैं। ये 2 स्टेप्स में होता है, पहला है एड्सॉर्प्शन एंड सेकेंड इज रिलीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन होस्ट सेल बाय मीन्स ऑफ टेल फाइबर। यहाँ से देखें तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अच्छा एक बार पढ़ लेते हैं फिर आते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, दे ज्वाइन टू द स्पेसिफिक साइट्स नोन एज रिसेप्टर साइट। कुछ बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं, मतलब ये सब में तो ऐसा नहीं होता है, बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें जो फेज है, जो वायरस है, वो आकर के एक स्पेसिफिक साइट पर ही ज्वाइन करेगा, कहीं भी आकर के बैक्टीरियल सेल वॉल पे ज्वाइन नहीं कर जाएगा, सिर्फ स्पेसिफिक साइट पर ज्वाइन करेगा। तो ऐसी साइट को हम कहते हैं रिसेप्टर साइट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये पहले समझ लेते हैं फिर बाद में लाइंस पढ़ेंगे, बस ये रिसेप्टर साइट वाला समझ लेना। देखो ये आपका है, ये जो है ये आपका बैक्टीरियोफेज है एंड ये जो है ये सरफेस ऑफ बैक्टीरियल वॉल है या फिर सरफेस ऑफ होस्ट वॉल है, होस्ट की सेल वॉल है या फिर बैक्टीरियल सेल वॉल है, बेसिकली बैक्टीरिया ही है। तो ये सरफेस ऑफ होस्ट है, बैक्टीरियल सेल वॉल है और ये क्या है, बैक्टीरियोफेज है। अब सबसे पहला काम है एडसॉर्प्शन, मतलब कि जो वायरस आया वो बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर आकर के अपने आप को अटैच करेगा। ठीक, आया, पहले शांति से बैठा, अब धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी ये जो टेल थी ना, ये देखो ये टेल दिख रही है ना, टेल या फिर शीथ, यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, इसने अपनी टेल को कॉन्ट्रैक्ट करा, टेल कैसी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। जैसे ही टेल कॉन्ट्रैक्ट हुई, वो जो एंड प्लेट है वो थोड़ा सा और कांटेक्ट में आएगी सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया या फिर होस्ट की सेल वॉल पे, बेस प्लेट आकर के अटैच होगी एंड जैसे ही ये अटैच होगी, तो यहाँ पर मैंने बेस प्लेट नहीं बनाई है, वो मैं बना देती हूँ। बेस प्लेट आकर के अटैच हुई और जैसे ही बेस प्लेट आकर के बैक्टीरियल सेल वॉल से अटैच हुई, वैसे ही जो जीनोम है, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, वो आकर के बैक्टीरियल सेल के अंदर चला गया। ये बैक्टीरियल सेल वॉल है। तो ये सारा इन्फेक्शन किस पे दिखा है, बैक्टीरियल सेल वॉल पे। क्या हुआ, सबसे पहले बैक्टीरियल सेल वॉल पे आकर के आपका बैक्टीरियोफेज बैठ गया, पहले आराम से बैठ गया। उसके बाद में यहाँ पर उसका प्रॉपर इसका खुद का डीएनए है, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे ही ये आया, इस सेल वॉल के ऊपर बैठा, क्या किया, ये जो टेल थी ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, जो टेल थी वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गई और कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये जो बेस प्लेट है वो सेल वॉल के एकदम क्लोज आ गई। देखो एकदम क्लोज आ गई ये क्या, बेस प्लेट। और जैसे बेस प्लेट इसके क्लोज आई, वैसे ही ये टेल के कोर से अपना जो डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये है इन्फेक्शन का प्रोसेस, 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले वो आकर के अपने आप को अटैच करा, फिर टेल कॉन्ट्रैक्ट हुई, बेस प्लेट आकर के बैक्टीरियल सेल वॉल के पास क्लोज आ गई और जब क्लोज आ गई फिर जाकर के जो न्यूक्लिक एसिड है, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, वो बैक्टीरियल सेल में एंटर कर गया। ठीक है, 3 स्टेप प्रोसेस है ये इन्फेक्शन। अब यहाँ पर बोला गया है, ये तो डायग्राम है, ये आई होप सो
समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर बोला गया है दैट एडजॉर्प्शन इज फैसिलिटेटेड बाय अमीनो एसिड ऑफ फेजेस। उसका जो प्रोटीन कवरिंग है उसमें जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं वो ज्वाइन करते हैं विद नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ होस्ट सेल वॉल। ये जो होस्ट सेल वॉल है, इस होस्ट की सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है? नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है होस्ट की सेल वॉल के पास। एंड ये जो अमीनो एसिड है या फिर अमाइनो एसिड है, ये कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में इंटरेक्ट करते हैं, फिर जाकर के ये बैक्टीरियोफेज आपके सेल वॉल से जुड़ता है। इनिशिएशन है, तो जो इनिशिएशन है वो कौन करता है? आपका अमाइनो एसिड ऑफ वायरस एंड नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो यहां पर ये लाइन है कि इट इज फैसिलिटेटेड बाय अमीनो एसिड एंड नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, बट नॉट, इट इज नॉट जो है इनिशिएटेड बाय न्यूक्लिक एसिड। इट इज़ नॉट इनिशिएटेड बाय न्यूक्लिक एसिड। मतलब जो स्पेसिफिसिटी है, मतलब एक वायरस जा करके अपने ही सूटेबल होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, तो वो कौन मेंटेन करके रखता है? अमाइनो एसिड्स। ठीक है, आफ्टर एड्सॉर्प्शन न्यूक्लिक एसिड ऑफ फेज इज रिलीज्ड इन द होस्ट सेल। अब भाई न्यूक्लिक एसिड रिलीज हो गया, अब यहाँ पर सिर्फ क्या बचा? यहाँ पर आपका सिर्फ फेज बचा। ठीक है, या फिर ऐसे सिंपल बोल दो प्रोटीन कवरिंग बची, इसका न्यूक्लिक एसिड तो चला गया। तो न्यूक्लिक एसिड, अब ये जो न्यूक्लिक एसिड के बिना जो प्रोटीन कवरिंग है इसको हम घोस्ट कह देते हैं। ये क्या है? घोस्ट है, क्योंकि इसके पास अब कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं प्रेजेंट है, इसके पास इसका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं प्रेजेंट है। नाउ होस्ट सेल बिकम्स इम्यून रेजिस्टेंट टू सेम टाइप ऑफ फेज। अगर एक बैक्टीरिया को एक फेज ने इन्फेक्ट कर दिया है तो अब वो दूसरे सेम वायरस को अपने आप को इन्फेक्ट नहीं करने देगी। ठीक, मतलब अगर कोई स्पेसिफिक, मान लो कोई टी टाइप का फेज है, उसने बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट किया, कोई टी फेज ने बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट किया, तो अब बैक्टीरियल सेल बोलेगी कि अब मैं टी फेज के अगेंस्ट तो इम्यून रेजिस्टेंट हो गई। मतलब अब दोबारा अगर कोई टी फेज आएगा बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए तो वो उसको साफ मना कर देगी। अब वो स्पेसिफिक हो गई है, अब वो इम्यून रेजिस्टेंट हो गई है टूवर्ड्स टी फेज। अब वो अपने आप को सेम टी फेज से इन्फेक्ट होने से बचा लेगी। कमिंग टू सेकेंड स्टेप, दैट इज सिंथेसिस ऑफ फेज कंपोनेंट्स। अब उसने जो आपका बैक्टीरियोफेज था उसने अपना न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरियल सेल के अंदर दे दिया है। अब जो बैक्टीरियल सेल है वो इन्फेक्टेड हो चुकी है ना। अब बैक्टीरियल सेल के पास क्या है? उस फेज का, उस बैक्टीरियोफेज का डीएनए है। अब वो डीएनए अपने जैसे दूसरे फेज को किस तरह से रेप्लिकेट करेगा वो यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, देखो, तो जो फेज है इट यूटिलाइजेस द मशीनरी ऑफ होस्ट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यही सेम काम टीएमवी में हुआ था, यही सेम काम यहाँ हो रहा है। वो क्या करेगा? नेकेड जो डीएनए है वो होस्ट की मशीनरी यूटिलाइज करके रॉ मटेरियल होस्ट की सेल से लेगा फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन। अब यहाँ पर सेमी कंजर्वेटिव मेथड फॉलो हो रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज फॉलोड। यहाँ पर सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है? अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो ये क्या होगा? ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक ये और एक ये। अब आफ्टर दिस धीरे धीरे दूसरा स्ट्रैंड जो है डीएनए का वो भी फॉर्म हो जाएगा। मतलब जो दो स्ट्रैंड्स थे पहले वो अलग अलग सेपरेट हुए और उसके बाद नया जो स्ट्रैंड है वो बना।
नया स्ट्रैंड बना, जिससे ये पूरा वापस से जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था वो डबल स्ट्रैंडेड हो गया। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डन। अब यहाँ पर जो प्रोटीन फॉर्मेशन हुआ उस प्रोटीन को हम कहते हैं लेट प्रोटीन। ठीक, बस बोल दिया है ऐसे कुछ लेट वेट होता नहीं है, फटाफट से वो डिवाइड करता है। अबाउट 30 to 90 मिनट्स में उसकी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, वंस द न्यूक्लिक एसिड इज इंसर्टेड इनटू द बैक्टीरियल सेल, सिर्फ 30 से 90 मिनट का 1-1.5 घंटे का काम होता है। तुरंत बहुत सारे 200 के आसपास एक सेल में फेजेस बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप पर, दैट इज असेंबली ऑफ न्यू फेज पार्टिकल्स। मतलब कहने का मतलब ये लेट प्रोटीन से कुछ ऐसा बस नाम दे दिया उसको, एज सच कोई मतलब है नहीं। असेंबली ऑफ न्यू फेज पार्टिकल्स, अब प्रोटीन बन गया और न्यूक्लिक एसिड है, वो आपस में आकर के ज्वाइन तो करेंगे। तो जब ज्वाइन करेंगे उसको हम कहते हैं मैच्योरेशन। कैसे करते हैं? फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। न्यूक्लिक एसिड अभी ऐसे पड़ा हुआ है, अभी बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लिक एसिड वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। ये क्या हुआ, जो न्यूक्लिक एसिड है वो कंडेंस हो गया इनटू क्रिस्टलाइन फॉर्म। आफ्टर विच जो प्रोटीन सब यूनिट्स बनी, जिनको हमने लेट प्रोटीन बोला, वो आकर के न्यूक्लिक एसिड के आसपास जुड़ने लगी। दूसरा स्टेप कंप्लीट। तीसरा स्टेप, जैसे ही ये जुड़ी तो इससे क्या, किसका फॉर्मेशन हुआ? हेड का, क्योंकि जो आपका न्यूक्लिक एसिड है वो हेड रीजन में है, तो हेड रीजन के आसपास आकर के आपकी ये प्रोटीन कवरिंग जुड़ने लगी। यहाँ से हेड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, धीरे धीरे हो रहा है। आफ्टर विच जो टेल है वो भी असेंबल होना शुरू हो जाती है। टेल क्या है? टेल के पास तो सिर्फ प्रोटीन कवरिंग है, तो प्रोटीन कवरिंग मतलब कंडेंस होकर के टेल का फॉर्मेशन करने लगती है। इट इज इनिशिएटेड विद द अटैचमेंट ऑफ कोर ट्यूब विथ टेल प्लेट। टेल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। टेल कैसे फॉर्म होगी? जो ये टेल का कोर होता है वो आकर के अटैच होने लगेगा विद टेल। ठीक है, टेल प्लेट से आकर के ये कोर ट्यूब आपस में दोनों चीज़ें अटैच हो जाएंगी, इससे टेल का फॉर्मेशन हो गया। आफ्टर विच शीथ एंड बेस प्लेट, जो नीचे वाली प्लेट थी, हेक्सागोनल प्लेट थी, वो फॉर्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा वायरस आपका बन गया। सबसे पहले आपके वायरल जीनोम के आसपास प्रोटीन कवरिंग आकर के जुड़ी, जिससे क्या फॉर्म हुआ? हेड। हेड के बाद टेल फॉर्म हुई, टेल कोर एंड टेल प्लेट आकर के आपस में अटैच हुए, एंड आफ्टर विच बेस प्लेट एंड शीथ इज फॉर्म। ठीक है, शीथ और टेल वैसे एक ही है, कहने को अलग अलग कह दिया है, बस बात एक ही है। अब यहाँ पर थर्ड स्टेप आ जाता है रिलीज और लिबरेशन। जैसे ही बन गया, फेज पूरा कंप्लीट है, बैक्टीरियल सेल के अंदर सारी कहानी हुई, बहुत सारे फेजेस बन गए, मैं छोटे छोटे फेजेस बना दे रही हूँ, ये लो, ये सब फेजेस हैं। ठीक है, बहुत सारे फेजेस बन गए, 30 to 90 मिनट्स में सब काम हो जाता है। अबाउट 7 to 8 फेजेस पर मिनट बन रहे हैं, 7 से 8 फेजेस पर मिनट। ठीक, एंड अबाउट 200 टोटल फेजेस सिर्फ एक लाइफ साइकिल में बन जाते हैं। 30 से 90 मिनट, 1 से 1.5 घंटे में आपके पूरे के पूरे 200 फेजेस बन जाते हैं। जैसे फेजेस बने, बैक्टीरियल सेल को तोड़ा इन लोगों ने और सब बाहर निकल गए। अज्यूम देम एज फेजेस। कितने गंदे फेजेस हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये हो गई लाइटिक साइकिल या लिटिक साइकिल। इसमें क्या हुआ? इसमें सबसे पहले इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन में एब्जॉर्प्शन हुआ, एंड वो न्यूक्लिक एसिड जो था वो रिलीज हुआ इनटू द बैक्टीरियल सेल। आफ्टर रिलीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड, सिंथेसिस हुआ आपके फेज कंपोनेंट्स का, अलग अलग उसके कंपोनेंट्स बने, प्रोटीन बनने लगा। रॉ मटेरियल बैक्टीरियल सेल का ही यूज़ किया। जो रॉ मटेरियल बैक्टीरियल सेल का यूज़ किया मतलब उसकी मशीनरी हाईजैक करी बेसिकली। किसने? वायरस ने। किसकी? बैक्टीरियल सेल की, राइट। और फिर जो प्रोटीन फॉर्म हुए उनको हमने लेट प्रोटीन्स बोल दिया।
अब वो आकर के अपने आप को असेंबल करते हैं, जो प्रोटीन्स हैं एंड जो न्यूक्लिक एसिड है वो अपने आप को असेंबल करता है। पहले हेड का फॉर्मेशन हुआ, हेड का फॉर्मेशन होते होते ही टेल का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। टेल कोर, टेल प्लेट आपस में अटैच हुए, जिसके बाद बेस प्लेट एंड टेल फाइबर्स, यहाँ पर शीथ एंड बेस प्लेट आफ्टर विच शीथ नहीं, यहाँ पर टेल फाइबर्स होना चाहिए था, वही मैं सोच रही हूँ, टेल फाइबर्स एंड बेस प्लेट इज फॉर्म। ठीक है, तो टेल फाइबर्स लास्ट में बनते हैं और जैसे ही आपके फेजेस बन गए अबाउट 1 से 1.5 घंटे में, वैसे ही सब बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करेंगे और बाहर निकल जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे। ठीक, सो ये था आपका लाइटिक साइकिल के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। नाउ कमिंग टू लाइसोजेनिक साइकिल। अब लाइसोजेनिक साइकिल लाइसोजेनिक साइकिल लाइटिक साइकिल से काफ़ी ज़्यादा लीनियंट होती है, समझ लो ऐसा। इसमें क्या होता है, जो फेज का डीएनए है, जो वायरस का डीएनए है, वो अपने आप को बैक्टीरियल डीएनए के साथ में इंटीग्रेट कर लेता है। मतलब कि वो अपने आप को बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है उसके साथ जोड़ लेता है। देखो कितना होशियार है। लाइटिक इन्फेक्शन में तो वो दिमाग लगा रहा था कि मैं उसका रॉ मटेरियल यूज़ करूँगा, बट मेहनत मैं ही करूँगा। लाइटिक इन्फेक्शन में वायरस खुद की मेहनत कर रहा था कि वो खुद से प्रोटीन का मतलब रॉ मटेरियल्स उसके यूज़ करके, लेकिन प्रोटीन का फॉर्मेशन उसने खुद से किया, असेंबल खुद से हुआ। लाइसोजेनिक इन्फेक्शन में क्या होता है, इसने तो हद ही पार कर दी, इतना इसने मशीनरी हाईजैक कर ली। खुद का जो न्यूक्लिक एसिड है उसको बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट कर दिया। कितना दिमाग लगाया इसने। ठीक है, अपना जो डीएनए है, उसका जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, उसको इसने न्यूक्लिक एसिड के मतलब बैक्टीरियल के क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट कर दिया। जिससे होगा क्या, जितनी बार बैक्टीरिया डिवाइड करेगा उतनी बार साथ ही साथ वायरस भी डिवाइड होता जाएगा, उसका भी जो है क्या कहते हैं, उसका भी जीनोम रेप्लिकेट। तो जितनी बार बैक्टीरिया डिवाइड करेगा उतनी बार वायरल जीनोम भी रेप्लिकेट होता जाएगा। इसने तो हद ही पार कर दी, इसने इतना दिमाग लगाया। देखो, ठीक है, दिस डज नॉट कॉज द लिसिस और डेथ ऑफ द बैक्टीरियल सेल। ये एक अच्छी बात है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये बैक्टीरियल सेल के मशीनरी को नेक्स्ट लेवल पर उसको हाईजैक करके यूज़ कर रहा है। ठीक है, phase is replicated every time when the bacterial cell replicates। ठीक है, लीनियर फेज, अब जो इसका फेज का जो मतलब डीएनए आया है ना, वो तो अभी ऐसे है, लाइक लीनियर है। तो इसको बस एक चीज़ करनी होती है, इसको बस इतनी सी मेहनत करनी है कि अपना जो लीनियर डीएनए है ये इसको सर्कुलर डीएनए बना ले, बस इतना सा काम। बाकी इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसने अपने डीएनए को सर्कुलर बनाना है, सो दैट वो आकर के इंटीग्रेट हो पाए विद द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ठीक, बस इतना सा इसको काम करना है, इसका काम हो जाएगा। लेकिन ये दिखने में तो आसान है, होता भी है, मतलब इससे बैक्टीरिया को एज सच कोई ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि उसका डेथ ऑफ सेल नहीं होती है ना, और वो एक्सपोज भी नहीं होता है बाहर, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं करता है। लेकिन इन केस जो होस्ट सेल है वो यूवी रेडिएशन से एक्सपोज हो गई। ठीक, तो ये जो लाइसोजेनिक साइकिल है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू लाइटिक साइकिल। अगर वो बैक्टीरियल सेल, होस्ट सेल आपके यूवी रेडिएशन से एक्सपोज कर गई, तब जो ये लाइसोजेनिक साइकिल है ये लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर मैकेनिज्म देख लो एक बार। देखो मैकेनिज्म, ये क्या है, बैक्टीरियल सेल है। क्या है ये, बैक्टीरियल सेल है। ये बैक्टीरियल सेल का जीनोम है, डीएनए किसका, बैक्टीरियल डीएनए। ठीक, ये वायरस है, वो अपना डीएनए दे रहा है। तो मैं यहाँ पर एक वो लेकर के चल रही हूँ कि मैंने
बैक्टीरियोफेज के डीएनए को ब्लैक से रिप्रेजेंट करा है एंड बैक्टीरिया के डीएनए को ब्लू से रिप्रेजेंट करा है। ये किसका डीएनए है? ये किसका डीएनए है? डीएनए ऑफ फेज या फिर वायरस। ठीक, अब यहाँ पर इसने एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस से, एड्जॉर्प्शन एंड रिलीज से यहाँ पर इसका इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन बैक्टीरियल सेल में हो गया। लीनियर डीएनए आया था, बस एक काम इसको करना था कि अपने आप को सर्कुलर डीएनए में कन्वर्ट कर लिया, सिर्फ इतनी सी मेहनत। अब यहाँ से आगे जब बढ़े तो ये बैक्टीरियल डीएनए है, ये वायरल डीएनए है। वायरल डीएनए है वो आकर के बैक्टीरियल डीएनए के एंड पर आकर के अटैच हो गया। देखो, ये आकर के अटैच हो गया। अब जितनी भी बार ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा उतनी बार ये वायरल डीएनए भी साथ ही साथ रेप्लिकेट हो जाएगा। ठीक, ऐसे ये बैक्टीरियल सेल में ही पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत कॉज करेगा नहीं। लेकिन अगर यूवी रेडिएशन से ये बैक्टीरियल सेल एक्सपोज हो गई, अगर इसके ऊपर यूवी रेडिएशंस पड़ गई, बस ये आकर के ब्रेक डाउन करेगा इसकी सेल। भाई बना बनाया रखा ही है, सिर्फ सेल ब्रेक डाउन करेगा और सारे वायरस बाहर रिलीज हो जाएंगे। ठीक, तो लाइसोजेनिक साइकिल में क्या हुआ? पहले न्यूक्लिक एसिड आया बैक्टीरियल सेल के अंदर, सेकेंड स्टेप में जो लीनियर डीएनए था उसको सर्कुलर डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। बस इतना सा काम किया, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करी। और उसके बाद जो सर्कुलर डीएनए था वो जा कर के बैक्टीरियल डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो गया। अब जितनी बार बैक्टीरियल सेल डिवाइड करेगी उतनी बार आपका बैक्टीरिया का जीनोम भी डिवाइड हो रहा है और साथ ही साथ वायरस का भी जीनोम डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो ये लाइसोजेनिक साइकिल है। नाउ कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। मेरे मार्कर की इंक भी ख़त्म हो गई है। देखो, सिंस ये फेजेस करते क्या हैं? बैक्टीरिया को खाते हैं। तो ऐसी डिजीजेस जो बैक्टीरिया से होती हैं, अगर हम उनमें फेज का इंट्रोडक्शन कर दें तो उन बैक्टीरियल डिजीज से बचा जा सकता है। मीन्स दे आर यूज्ड इन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। मतलब जो बैक्टीरियल डिजीज हैं उनसे बचाव के लिए बैक्टीरियोफेजेस का यूज़ किया जा सकता है। बट अभी के टाइम पर हमारे पास प्रेजेंट है बहुत सारी एंटीबायोटिक्स, जिसकी वजह से अब जो है इनका यूज़ थोड़ा कम हो गया है। ठीक, फिर भाई पोल्यूटेड वाटर जो होता है, जैसे गंगा रिवर है तो वो कितनी पॉल्यूटेड है? गंगा रिवर कितनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो क्या होता है, या कोई भी रिवर है, उस रिवर में जा कर के फेज का इंट्रोडक्शन कर दो। ठीक है, बैक्टीरियोफेज डाल दो उस रिवर में और वहाँ पर ये जो बैक्टीरियोफेज है ये जा कर के उसमें जितने हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे सबको घपप खा, जितने हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे उनको खा लेगा और इस तरह से पानी साफ हो जाएगा। ठीक, और ये जो बैक्टीरियोफेज यहाँ पर यूज़ किए गए हैं इनको हम स्कैवेंजर्स कह देंगे। स्कैवेंजर्स मतलब बताओ बैक्टीरिया ईटिंग वायरस। ठीक, और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे एक बैक्टीरिया का अगर तुम्हें जीनोम दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करना है तो हम इनके हेल्प से कर सकते हैं, या फिर रेडिएशंस के पता लगाने में भी कई जगह ये बैक्टीरियल स्पेस माइक्रोबायोलॉजी में बेसिकली बैक्टीरियोफेजेस का यूज़ होता है। तो बहुत सारे यूजेस हैं, कुछ ही लिखे हैं यहाँ पर। सो दैट वाज ऑल अबाउट द बैक्टीरियोफेजेस के टाइप्स and their replication. With this, we are done with bacteriophages. Till then, tata bye bye, take care, namaste.